तो क्या वाकई ये बात सही है कि साइकोलॉजिस्ट कैन रीड माइंड? ना तो कोई देना नहीं है कि हर वक्त ये सोचता रहे कि क्या कर रहा है। ये आप अपने पागल होने रहे, आप नहीं कुछ पता होता है, पढ़ पढ़ के पागल हो रहे सुना है? जी बिल्कुल होते हैं पागल, ऐसा ये बिल्कुल हकीकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आगे ही प्रोग्राम के इस दूसरे सेशन में, दूसरी मुलाकात में, दूसरे प्रोग्राम में आप सबको मेरी तरफ से और हमारे साथ मौजूद गेस्ट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सना एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद है। सना, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने एक दफ़ा फिर हमें वक्त दिया इस प्रोग्राम की, वो जो पिछली किस्त अधूरी रह गई थी उसको मुकम्मल करने का। हम आपको एक दफ़ा फिर से हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं सना, आप ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, पाकिस्तान में तो मौसम काफी गर्म भी है और कभी बहुत बारिशें भी हो जाती हैं। आपके इलाके में क्या सूरत हाल है? इधर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा शदीद गर्मी है। और पाकिस्तान में तो बारिश वगैरह होती रहती है, थोड़ी सी काबिल बर्दाश्त गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ड्राई है, ऐसा बहुत ही है। गर्मी है। ऊपर से आपको पता है कुर्बानी का सीजन भी आ रहा है, हाँ, और दूसरे आज से फिर मौसम और गर्मी। खैर, सब को सबसे पहले तो जिलहज का चांद भी मुबारक हो, क्योंकि वो भी नजर आ चुका है। उसके बाद हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। तो सना, आपको पता है इस्लाम, साइकोलॉजी और फिलॉसफी, ये तीनों आपस में इंटरलिंक हैं। ये कहीं ना कहीं जाके आपस में मुताबिकत आती है, इनमें एक चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन देखने में आया है कि जब भी किसी इंसान को साइकोलॉजिकल मसला होता है तो घर वाले, अजीज व अकारब, रिश्तेदार, बहन भाई सब उसको मशवरा देते हैं कि माहिर नफ्सियात के पास आ जाओ, तुम कुरान पाक पढ़ना शुरू करो, तुम नमाज पढ़ना शुरू करो, तुम दीन की तरफ आ जाओ तो ये सब ठीक हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि लोगों के ज़हन में ये चीज बैठी हुई है कि माहिर नफ्सियात दीन से दूर करते हैं, या उनको लगता है कि हम दीन की तरफ लोगों को लेके नहीं जाना चाहते? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी सबको बहुत बहुत जिलहज का चांद मुबारक हो, आपको भी। और फिर मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि पिछली दफा भी क्योंकि मैंने ऐसी बात की थी कि नमाज से मुतल्लिक कुछ जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में किस किस्म की आ सकते हैं ख्याल, नेचुरल है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी एक सवाल कि ये क्या आप और मैं डिसाइड करेंगे कि हमें नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी? नहीं, ऐसा नहीं है आप मेरे और ख्याल से। ये तो चीज फर्ज है ना। ये जी बिल्कुल, ये चीज हम पे फर्ज है। और ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि 9 to 5 किसी की नौकरी है, वो उसने करनी ही करनी है क्योंकि उसने अपना पेट पालना है। बिल्कुल जो ऐसे। उसकी परफॉर्मेंस होगी उस पर डिपेंड करेगा कि उसका इंसेंटिव क्या होगा, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि उसकी सैलरी कितनी होगी या उसका प्रमोशन कैसा होगा। तो इसी तरह नमाज तो एक फर्ज है, एक ड्यूटी है, वो आपने करनी ही करनी है, चाहे वो आप दिल से करें, चाहे वो आप मजबूरी के तहत करें। लेकिन आपकी नमाज की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आपको उसका अजर कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये तो एक फर्ज है। इसको जब हम लोग कंफ्यूज, वो हजरत अली का कौल है ना कि मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे जन्नत चाहिए या मुझे जहन्नुम से डर लगता है, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ क्योंकि तू है ही इबादत के लायक। तो जब हम लोग सिर्फ एक अपनी नियत ये रख के इबादत करेंगे, सुकून मिल जाए या फिर कि कोई मसले का हल हो जाए, या ठीक है मिलता है तो फिर वही देता है अल्लाह ताला, मेरा ख्याल है। फिर वो आपके दिल में कभी भी वो मोहब्बत नहीं आएगी कि आपका दिल करे नमाज पढ़ने का बगैर किसी अजर के या बगैर किसी इन रिटर्न किसी उसके। तो वो तो हम पे करना ही करना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर ठीक है हम लोग करते हैं, दम दुरूद करते हैं और वजीफे वगैरह पढ़ते हैं, दुआएं वगैरह करते हैं, लेकिन फिर उसके साथ भी हमारे पास 500-600 पेजेस की, कहीं पर 1000 पेजेस की बुक आती है एक तिब्बे नबवी के नाम से, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ चीजों से इलाज बताया गया, जैसे कि शहद है या फिर जैतून का तेल है, इस तरह से। तो अगर शहद और इसकी जो चीजें, खजूरें, शहद, जमजम, जैतून का तेल, अगर इसका इलाज सुन्नत के मुताबिक ना बताया गया होता या इसका जिक्र ना होता तो ये चीजें हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही होती जैसे बाकी खाने की चीजें। ठीक है, कोई इनकी
लेकिन हमारी उनके साथ स्पिरिचुअल एसोसिएशन इसीलिए है क्योंकि उसका कुरान में जिक्र है या हदीस में जिक्र है या उसके जरिए से इलाज बताया गया है। लेकिन है तो वो चीजें खाने की चीजें ना, मतलब मादी मटेरियल चीजें ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि दुआ और नमाज और कुरान और दीन के साथ साथ जो है वो आपका इन चीजों के जरिए भी आपको इलाज बताया गया है। तो जब हम लोग बाकी दूसरी बीमारियों के बारे में ऐसा नहीं सोचते, जैसे कि अगर किसी को फॉलेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, हम उसका पता लेने के लिए जाते हैं, तो हम ये नहीं कहते उसको कि यानी कि दुआ, ठीक है, ये एक बहुत मुख्तलिफ चीज है कि आप उसको बोलें कि मैं दुआ करो मदद मांगो और दुआ करो और माफी मांगो, ठीक है, कि दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम लोग किसी को बीमारी में खास तौर पे ये कहते हैं ना, कि वैसे आमतौर पे गुजरते गुजरते नहीं कहेंगे किसी को भी, लेकिन जब हम लोग किसी को बीमारी में ये कहते हैं तो वो सोचता है कि क्या मैं इतना ही गुनहगार था कि मेरे लिए कोई बख्शिश का जरिया नहीं था कि मेरे पे आजमाइश आ गई, ठीक है, यानी कि उसको लगता है कि ये सजा ही मुझे मिली है। और फिर वो कहते हैं कि फिर अल्लाह क्यों कहता है कि मैं रहीम हूँ। तो हम लोगों को कॉन्सेप्ट ही अल्लाह ताला का खुदान वास्ता ऐसा देते हैं कि बहुत मतलब पकड़ हो जाती है। ऐसा नहीं देते कि बख्शिश भी है और रहम भी है। ठीक है, आप बीमारी में किसी को 100 दफा ये बोलें कि तुम मदद मांगो और अल्लाह सुनेगा, लेकिन ये ना कहें किसी को, उस वक्त ना कहें कि तौबा करो। आप लोग कौन होते हैं किसी को भी जज करने वाले, जब ऊपर अल्लाह ताला की जात बैठी है हर किसी को जज करने के लिए। बन गया ना कि हम कह देते हैं कि यह अच्छा तुमने ऐसा किया होगा तो ऐसा हुआ, ये सजा के तौर पर भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह मेरे ख्याल से जिस तरह जिस्मानी बीमारियां हैं, इसी तरह नफ्सियाती बीमारियां भी आजमाइश ही होती हैं, और आजमाइश हर इंसान पे आ सकती है। तो इसको इस्लाम से रिलेट कर देना या किसी इस तरह की किसी दीनी चीज के साथ रिलेट कर देना, ये बहुत गलत है। और ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि हम इसको रिलेट कर देते हैं। मैं वही देखें, जैसे कि बिल्कुल आपने जैसे कहा है कि आजमाइश ही है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं कि कुरान पाक में कि मैं जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे जान के नुकसान से और माल के नुकसान से। लेकिन जब किसी का जानी नुकसान होता है या माली नुकसान होता है तो फिर नहीं हम ये सोचते कि सजा है। फिर माली नुकसान तो खास तौर पे हम दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं कि लोग ही ऐसे हैं, फ्रॉड हो गया इसके साथ या ये वो। और जानी नुकसान होता है, खुदा न वास्ता किसी की मौत पर जाकर तो नहीं हम कहते ना कि सजा है या फिर तौबा करो, नहीं कहते। तो फिर कैसे हम लोग किसी के ज़हनी मसले को सजा कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि तौबा करो या माफी मांगो, कैसे स्पेसिफिकली तब ही क्यों, जब कोई इंसान परेशान होता है तो। और दूसरी दफा जो हम पिछली दफा जो हमने बात की थी कि वो जो ड्रामो के एंड पे कर देते हैं, ये बहुत ज्यादा उसी से लिंक करता है कि जब आप किसी बुरे इंसान का एंड ये दिखाते हैं कि उसने अपना दिमागी तवाजुन खो दिया है और अब एंड है, आखिरी किस्त है, यानी कि उसका मतलब ये है कि आपने छोड़ दिया इस मैसेज पे लोगों को कि अब इसका आखिरी एंड है ये, इसका मतलब ये है कि इसका इलाज ही पॉसिबल नहीं है और ये उसका खात्मा हुआ है इस तरह से। तो क्यों, क्या किसी पॉजिटिव इंसान को या किसी अच्छे इंसान को नहीं जहनी बीमारियां हो सकती? ये क्यों नहीं ऐसा? ये बहुत गलत चीज है जो दिखाई जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा अच्छा आपने इसको इलेबोरेट किया, और उम्मीद तो है कि हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को बात समझ आएगी कि नफ्सियाती बीमारियां भी उसी तरह हैं जिस तरह जिस्मानी बीमारियां हैं। तो इसको अपने लिए सजा मत समझे, तकलीफ मत समझे, आजमाइश है किसी पर। और ये मत समझे कि इलाज नहीं है। बिल्कुल, हर चीज का इलाज है। अल्लाह ताला जब भी किसी बीमारी को उतारते हैं तो पहले उसका इलाज मेरे ख्याल से जो है वो उतार दिया जाता है। अच्छा सना, मैंने सुना है कि आप लोग सेशन के बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? और ये भी सुनने में आया है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएं, बस बातें करने के लिए, दवाई तो वही देते नहीं है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? लोगों के जेहन में की स्टिग्मा बैठ गया कि हम तो सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं करते, बस हम सिर्फ बातें करने के पैसे क्यों दें, वो तो हम दोस्तों के साथ फ्री में भी कर सकते हैं, अम्मी अब्बू के साथ भी कर सकते हैं, बहन भाइयों के साथ भी कर सकते हैं। इसका जवाब मैं ये दूंगी कि हम लोगों के पास 4-5 मेडिसिन होती हैं जो हम लोगों को दी जाती हैं अगर किसी को बुखार होता है या खांसी होती है या जुकाम होता है। लेकिन फिर भी हर दफा हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं घर में ही वो फॉर्मूला अप्लाई करके जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन एट द एंड हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। देता वो सेम मेडिसिन है, लेकिन उनके टाइमिंग्स और उनके फॉर्मूलाज जो है वो डॉक्टर को ही बेहतर पता होते हैं, और जब हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं तभी जो है वो हम लोगों के सिम्टम्स जाते हैं। वरना आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपको नहीं समझ में आती कि बुखार है या क्या है, आप
खाते भी हैं, बुखार की दवाई भी खाते हैं, खांसी का सिरप भी खाते हैं, लेकिन एट द एंड आपको जाना डॉक्टर के पास ही पड़ता है। ऐसा तो ही इसी तरह जैसे आपके घर के टोटकों में और डॉक्टर के फॉर्मूलाज में फर्क है, इसी तरह आपकी आम बातों में और एक प्रोफेशनिस्ट की बातों में जो है वो फर्क है। जो जिनको बातें समझा जाता है ना, वो बातें जो है वो मेरा ख्याल है जिंदगियां लग जाती हैं सोचने में कि बात करनी क्या है। जब ऐसा आपके पास कोई मरीज आता है तो आप जितने भी मेरा ख्याल आप एक्सपीरियंस हो, आप 5 मिनट 6 मिनट तो आपको ये सोचने में लग जाते हैं कि अब मैंने इसको किस तरह से इसकी साइकी को सामने रखते हुए जवाब देना है, क्योंकि जिस तरह हर किसी की शक्ल अलग अलग है ना, उसी तरह हर किसी का जहन भी अलग अलग है। तो आप हर किसी को एक ही राय नहीं दे सकते या हर किसी को एक ही तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। तो टेक्निकलिटीज आपने बहुत देखी होती है कि मेरी कौन सी बात इसका मोटिवेशन 0 पे ले आएगी और मेरी कौन सी बात जो है वो इसको इसके अंदर ये पैदा करेगी उम्मीद कि मैंने ठीक होना है। ठीक है, यानी कि ये जो कहते हैं ना विल पावर इंसान की, या जो उसका दिल करता है कि मैंने ठीक होना है, ये आपने बेसिकली लेकर आनी होती है पहले सेशन में ही। आपने ये डिसाइड करना है कि ये पेशेंट दोबारा आएगा या नहीं आएगा। अगर आप पहले सेशन में उसको ना उम्मीद कर देंगे तो वो नहीं आएगा, और वो 40 मिनट का टाइम है आपके पास जिसमें आपने उसको यहाँ तक ले आना है कि वो अगली दफा आए। ठीक है, तो बातें तो फिर वही है कि अगर बातों से ही सारे हील हो जाएं तो फिर तो लड़कियां, जिस तरह कहा जाता है कि बहुत बातूं नहीं है, तो फिर तो लड़कियों को तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो ना मगर बातों से और बिल्कुल। और किथारसिस, जाहिर सी किथारसिस बातें जिसको कहते हैं वो कहीं ना कहीं तो हो जाती है ठीक, कि नहीं कि बंदे को अगर छोटा मोटा सा मसला है और सिर्फ उसने अपनी चीजों को दबा के रखा हुआ है, तो फिर अगर वो आके अपनी बातें बोलता है और जब निकालता है दिल की भड़ास, तो किथारसिस उसको होता है, तो काफी हद तक मसले वहां पर थोड़े ठीक हो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि आगे से आपका रिस्पॉन्स, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरे से आती हैं, आप मेरे से कुछ पूछती हैं कि मुझे सर दर्द है या ये है, और मैं आपको यही बातें मैं करूँ आपसे कि यार तुमने उस वक्त ऐसा कहा था ना, इस वजह से तुम्हें टेंशन हो गई है, या तुमने उस वक्त उसके साथ ऐसा किया था ना, इसलिए तुम्हें उसी की टेंशन, उसी की लगी है तुम्हें बस। तो फिर वही होगा कि अब मैं तो कह के भूल जाऊंगी, लेकिन वो आपके दिमाग में बैठी रहेगी और आप ये सोचती रहेगी कि ये क्या। तो फिर अगर वो बातें इतनी ही आम बातें हों तो फिर बंदा सीखे ही क्यों? 6-7 साल जिंदगी के क्यों जाया करे बातें करने में, वो तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, और आम बातें जो है वो इंसान आपसे अपने ही उसके मुताबिक कर, ये बात यहाँ पे समझने वाली है कि हर इंसान आपको अपने दिमाग के हिसाब से बातें करेगा, अपने दिमाग के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से आपको जवाब देगा। लेकिन जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको आपकी सोच के हिसाब से जवाब देगा कि इस बंदे को क्या बात समझ में आएगी और मैंने कैसे इसके दिमाग को और इसकी सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जवाब देना है जो इसके लिए साइकी पे आके साइकोलॉजिस्ट आपसे बात करता है, आपकी बिल्कुल लेवल पे आके साइकोलॉजिस्ट आपके साथ जो है वो बात करता है। सना आप ये कहना चाह रही है ना? और दूसरा देखा होगा सना कि मोस्टली लोग घर वालों से बात भी नहीं करते, उनको बताते नहीं है ऐसा मसला है, जैसे हमने पिछली एपिसोड में भी बात की थी कि वो किसी अजनबी से तो बात कर लेते हैं, हम जैसे अजनबियों को अपना मसाइल बता देते हैं, लेकिन घर वालों से वो बात नहीं करते। तो मेरा ख्याल है हमारे पास ऐसी कोई ट्रिक्स तो होती है ना जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हमने 6 साल लगाए हैं तो डिस्कस करने को, इसको पढ़ा है, स्ट्रेटेजी सीखी है। तो मेरे ख्याल से ये हम इतने भी पैसे नहीं कमाते बातों के जितना लोग समझते हैं। जी, पैसे तो मेरा ख्याल है कि मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि 5,000 तो खैर बहुत लेते ही होंगे साइकोलॉजिस्ट 5,000, लेकिन 5,000 सेशन का देते हुए तो दिल को हाथ पड़ता है। लेकिन 5,000 अगर हम लोग किसी डिजाइनर शॉप पे लगा कर आए तो लगता है कि यार बड़ा सस्ता मिल गया हमें ये। तो वही कि सिर्फ अपनी जाहिरी खूबसूरती पे तो हम लोग लगा लेंगे 5,000 6,000, अच्छी से अच्छी चीज लेंगे, लेकिन इस मामले में दिमागी जो वो है, यानी कि जहनी खूबसूरती तो कोई करता ही नहीं है ना नोटिस, कि सिर्फ नजर आप अच्छे आने चाहिए, बेशक आप बोले तो जो मर्जी बोले। देखिए जिस तरह लोग जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास और उसको बताते हैं हमारे स्टमक में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट लिख के दे देते हैं कि ये टेस्ट करा लें, ये टेस्ट करा लें, ये टेस्ट करा लें। उन टेस्टों की भी पेमेंट होती है। इसी तरह जब कोई इंसान एक माहिर नफ्सियात के पास जाता है तो उसकी इवेल्युएशन के लिए, उसकी असेसमेंट के लिए मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं। और जाहिर सी बात है जहाँ आपके फिजिकल टेस्टिंग की फीस है, उनकी इवेल्युएशन की फीस है, मेरे ख्याल से इसकी भी फीस जो है वो वही होती है। लेकिन हम वो फिर वही बात कि हम उसको बातें समझ लेते हैं।
जी, बिल्कुल। और वो बातें बेसिकली बातें इतनी वो आसान नहीं होती, वो बेसिकली आप इंसान से नहीं बातें कर रहे होते, आप उसके दिमाग से बातें कर रहे होते हो। तो बहुत दफ़ा जो इंसान भी बातें कर रहा होता है, उसके पीछे उसका दिमाग कुछ और चल रहा होता है, तो आपने हिडन मीनिंग निकालना होता है। और आप बेसिकली ऐसे होता है कि जब मेरे सामने कोई बंदा बैठा है, तो मैं उससे बात नहीं कर रही, मैं उसके दिमाग से बात कर रही हूँ। बात है जहाँ तक वो यहाँ तक थोड़ी-सी बात तो ठीक ही है कि एक्सप्रेशन से आप काफ़ी हद तक पता लगा सकते हो कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और ये तो फिर मेरा ख़्याल है कि कोई कर ही लेते होंगे जिनकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, लेकिन अ, क्या मैं इसका जवाब दूँ, आपकी बातें जो है वो करने के पैसे मिलते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये चलो, तो खुदा ये जिस पे गुज़रती है, मेरा ख़्याल है वही कोई समझता है कि बता सकता उसको है, कोई बता बातें सकता हील कर सकती हैं या नहीं कर है। सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। नॉर्मल काउंसलिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनको आप घर में डील नहीं कर सकते, इसलिए माहिर नफ्सियात की खिदमात हासिल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा सना, मुझे बताइएगा कि दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि मैं ये कहना चाह रही थी कि बहुत से लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो डॉक्टर्स होते हैं, और बहुत से हुँ, लोग जब हुँ। साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो ना डॉक्टर कह भी देते हैं, और अक्सर जो है वो जो हुँ, हुँ। खुश भी हो जाते हैं कि अच्छा चलो इसी तरह हमारे नाम के साथ डॉक्टर तो लग जाता है। तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि आया साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं या नहीं होते? इसके बारे में भी थोड़ा हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को आगाह करें। ओके, अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि एमबीबीएस डॉक्टर्स तो ये नहीं होते, लेकिन नाम के साथ डॉक्टर लगने का जहाँ तक सवाल है, वो अगर आप पीएचडी कर लेते हैं, तो वो तो किसी के भी नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है, ठीक है? और तीसरा ये कि हाँ, कहा तो ये जाता है कि दे आर द डॉक्टर्स ऑफ माइंड या डॉक्टर ऑफ सोल या डॉक्टर ऑफ साइकी। तो लेकिन नाम के साथ ज़ाहिर है डॉक्टर तभी लगता है जब कोई साइकोलॉजिस्ट जो है वो पीएचडी करते हैं, तभी उनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है। तो प्रोफेशनली अगर अच्छी बात डॉक्टर है, होते हैं। हाँ, पहले ही ऑलरेडी हमारे सोसाइटी में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो अगर कोई डॉक्टर समझ रहा है तो अच्छी बात है। डॉक्टर्स की बात की अहमियत होती है, तो चलो कोई नहीं, ऐसे ही सही। ऐसा ही है, ऐसा ही हम समझते हैं कि वो उसी तरह है। अच्छा, अब यही डॉक्टर डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर हैं या नहीं है, तो यहीं पर हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को आगाह करें कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फर्क है। हम्म, अक्सर लोगों को कोई मसाइल हो, उनको मेडिसिन की जरूरत नहीं भी होती, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास चले हम्म, जाते हैं जो उन्हें मेडिसिन दे देता है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं अच्छा। ले ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮਾਇਰੇ ਨਫਸਿਆਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ही रहने हैं, ਸਾਨੂੰ नींद ही बड़ी आती है। ये यार साइकोलॉजिस्ट मतलब क्या डिफरेंस है इन दोनों में? अच्छा, वैसे तो टेक्निकली स्पीकिंग तो ये डिफरेंस है कि जो साइकेट्रिस्ट है, अगर आपको आसान लफ्जों में समझ में आए, तो 10-15 मिनट का भी सेशन नहीं लेता आपका। उसने आपके सिम्टम्स सुने और उसने दवाई लिखी और अल्लाह बाय बाय। और जो साइकोलॉजिस्ट है वो प्रॉपर आपके साथ बैठ के जो है वो 30-40 मिनट का जो है वो सेशन लेगा, आपसे पूरी हिस्ट्री पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है, सारा कुछ, ठीक है? और हर हफ्ते में आपको उसके पास जाना पड़ेगा 1 दिन, ठीक है? अच्छा, और दूसरा ये है कि वैसे ये है कि जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, जो एमबीबीएस के बाद जो है वो साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है? और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ये है कि सिंपली जो है वो मास्टर्स इन साइकोलॉजी करते हैं, यानी कि बीएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या बीएस इन साइकोलॉजी, और उसके बाद जो है वो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, या एडीसीबी करके या एमएस करके, ठीक है? और जहाँ तक सवाल ये है कि मेडिसिन दे दी, तो जब आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास आप जाते हैं और वो आपको मेडिसिन देता है, तो फिर उसके पास दोबारा जाना होता है। तब तक जाना पड़ता है आपको जब तक वो आपकी मेडिसिन खुद खत्म नहीं करता, क्योंकि उन मेडिसिन को देने का एक वो तरीका है और उसके बाद उनको खत्म करने का एक तरीका है। लेकिन होता क्या है कि माशाल्लाह से हम लोगों का पता नहीं क्या है, हम लोगों को खुद ही सारा कुछ करने का बहुत शौक है, तो मेडिसिन तो उसने लिख दी है, उसके बाद हम दोबारा जाने की जहमत नहीं करते। और हाँ, अगर करते भी हैं तो एक टाइम पीरियड, जब जितना ये फॉर एग्जांपल बहुत भी अच्छा भी पेशेंट होता है जिसको बहुत, तो जितना फॉर एग्जांपल 1 महीने का सेशन है, तो वो 1 महीने में जाता है और उसके बाद उसकी मेडिसिन खत्म हो जाती है, वो ठीक हो जाता है, ठीक है? लेकिन कुछ अरसे बाद, जैसा कि हमें पता है कि कुछ अरसे बाद रिलैप्स आते ही आते हैं, ठीक है? बिल्कुल रिलैप्स का ऐसे ही। मतलब क्या है कि जैसे कि अगर इस आसान लफ्जों में कि अगर किसी को डस्ट एलर्जी है, तो एक दफा उसको जितना भी प्रॉब्लम हुआ, साइनस हो गई या उसको अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया, वो मेडिसिन खा लेता है, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर ही ठीक रहेगा। जैसे ही डस्ट होगी या जैसे ही क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगी, उसको जो है वो दोबारा वो सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे। इसी तरह बिल्कुल नफ्सियाती मसले भी ऐसे हैं कि एक दफा अगर आप लोगों ने इलाज करा लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी जिंदगी ही माना नहीं ठीक है। रहेंगे, ठीक है? रिलैप्स आपके आते ही आते हैं, और रिलैप्स तब आते हैं जब आपको
कोई हैंड आउट नहीं दिया जाता कि आपको सिम्टम आपको यहाँ से शुरू हुए थे, वजह ये थी, हमने ये थेरेपीज आप पे लगाई हैं, और अगर अगली दफा अगर आपको ऐसे ऐसे सिम्टम्स आए तो आप अपने आप को इमीडिएटली कैसे इंडिपेंडेंटली आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो रिलैप्सेस जब आते हैं हमारे, तो फिर हम क्या करते हैं कि पिछला ही जो डॉक्टर ने फॉर्मूला दिया होता है वही खाना शुरू कर देते हैं मेडिसिन का, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि वो फिर जाहिर सी बात है कि वो तो एक प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता, और हो सकता है कि तब वाले सिम्टम्स में फर्क हो और अब वाले सिम्टम्स, और आपको लग रहा होगा कि वो सिम्टम्स सेम है, लेकिन बहुत हद तक चांसेस हैं कि पहले सिम्टम्स की जो रेंज थी, उनकी इंटेंसिटी थी, वो किसी और तरह की थी, अब किसी और तरह की है, ठीक है। तो अब आपको किसी और मेडिसिन की जरूरत है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये समझ लेते हैं कि वो डॉक्टर ही निकम्मा था, अगर वो अच्छा होता तो हम लोग दोबारा कभी बीमार ना होते, इसलिए हम दोबारा उसके पास जाते ही नहीं है, तो खुद ही मेडिसिन ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि जब तक दवाई खा लेते हैं तब तक तो ठीक रहते हैं, दवाई छोड़ देते हैं तो बुरा हो जाता है। कल तो मैंने 3 गोलियां खा ली हैं, 4 खा ली, नहीं कि हम समझते हैं कि जैसे कि भूख लगती है तो खाना खाते हैं, उसी तरह सिम्टम्स बढ़ते हैं तो हम दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा सना, आप वैसे एक बात बताएं, आपने साइकोलॉजी पढ़ी है तो आप अगले बंदे के ज़हन को पढ़ लेती हैं, अगला बंदा क्या सोच रहा है। जैसे अगर मैं आपको भी कहूँ कि अच्छा बताए मैं अभी क्या सोच रही हूँ, तो क्या आपको ये चीज पता चल जाती है कि मैं अभी इस टाइम क्या सोच रही हूँ? क्योंकि अक्सर मुझे सुनने को मिला है कि साइकोलॉजिस्ट कैन रीड माइंड्स, हम दिमाग बड़ा अच्छा करते हैं, तो अक्सर लोग इस चीज को फन भी बना लेते हैं कि अच्छा बताओ यार तुमने तो मेरे बारे में सब मेरे दिमाग बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे कौन पसंद है कौन नहीं पसंद, मैं किससे नफरत करता हूँ किससे प्यार करता हूँ। वो जैसे हम जन्म कुंडली खोलने बैठ जाते हैं, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। तो क्या वाकई ये बात सही है कि साइकोलॉजिस्ट कैन रीड माइंड्स? अच्छा, दिमाग पढ़ने के अलावा भी अगर आप आम जिंदगी में बैठे होते हैं ना, तो अगर आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए ना, तो लोग फटाफट बोलते हैं आके कि तुम माहिर नफ्सियात हो कि तुम ऐसा सोचते हो, या फिर अगर आपको टेंशन हो जाए तो लोग बोलते हैं कि यार तुम्हें साइकोलॉजिस्ट हो के तुम्हें टेंशन हो जाती है। तो उसी तरह जो है वो ये हिसाब है कि इंसान आम जिंदगी में तो नहीं ना आप साइकोलॉजिस्ट होके फिरता रहता हर वक्त ही, कि हर वक्त ही मेरा वो मोड ऑन रहे और मैं लोगों को सोचता ही रहूं। हाँ, जाहिर है जब आपके सामने पेशेंट आके बैठता है तो फिर आप उसको किसी और नजर से देखते हैं, आप उसकी बॉडी मूवमेंट देखते हैं, आप उसके आने का तरीका देखते हैं, आप उसके बात करने का तरीका देखते हैं, आप उसके एक्सप्रेशंस देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं। तो उस वक्त आप उसको किसी और तरह से देख रहे होते हैं, उस वक्त आप बता सकते हैं कि हाँ वाकई कि ये बंदा जो है वो किस स्टेट में है, कि ये बिल्कुल ही अपने ऑनेस्ट सिम्टम्स बता रहा है, या फिर ये बंदा जो है वो आपसे छुपा रहा है कुछ। ये भी आपको पता चल जाता है कि ये बंदा अपने आप से झूठ बोल रहा है, सारा कुछ, यानी कि उस वक्त आपको पता चल जाता है कि कोई गिल्ट है, कोई रिग्रेट है, या जो भी है। लेकिन आम तौर पे अगर कोई आपसे, मेरा ख्याल है कि जब तक कोई आपसे इस नियत से आपके पास नहीं आता कि मतलब मेरा प्रॉब्लम क्या है या ये, तब तक आप, मेरा ख्याल है कि इतना तो कोई वेला नहीं है कि हर वक्त ही ये सोचता रहे कि क्या कर रहा है और इसकी पीछे वजह क्या है, जब तक कोई ऐसा ही है। हाँ। अच्छा, अक्सर बच्चे अपनी जिंदगी में साइकोलॉजी रखने की सोचे ना, तो माँ बाप उनको कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं साइकोलॉजी नहीं रखनी, ये तो आप अद्धे पागल होते हैं, इन्होंने तो आप नहीं कुछ पता होता, ये तो पढ़ के पागल हो जाते हैं। सुना क्या क्या ये क्या स्टिग्मा बना हुआ है कि साइकोलॉजी जो है वो आधे पागल होते हैं, या साइकोलॉजी जो है वो नहीं पढ़नी चाहिए। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लोगों के दिल में बैठा हुआ है ये कि ये साइकोलॉजिस्ट नहीं अच्छे नहीं होते, ये तो खुद पागल होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं पागल, ऐसा ये बिल्कुल हकीकत है। और पागल क्यों होते हैं कि क्योंकि लोग जो है ना, हम लोग अपने आप को बड़े आराम से जो है वो एक डिनायल की स्टेट में रखते हैं। जो चीजें हम लोग को साफ नजर आ रही होती है ना, तो हम उनको इनकार कर रहे होते हैं कि नहीं ये हो जाएगा सही, सारा कुछ हो जाएगा, सब ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है उसको क्योंकि अल्लाह ताला इतना इल्म दे देता है कि उसको समझ में आ जाता है कि चीजें वो थोड़ा सा रैशनल लाइट में, थोड़ा रियलिस्टिक लाइट में देखना शुरू कर देता है कि कहाँ से शुरू हुई, बचपन से बेसिकली शुरू। हम जब किसी को कोई बताता है आपको कुछ, तो आप उसके बचपन में चले जाते हैं कि बचपन से कोई ना कोई जरूर ऐसी चीज शुरू हुई है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो वो फिर ऐसी बात है, वो आप अगर आम बैठे हुए हैं और आप एक आम बात कर रहे हैं अपने दिमाग से, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट जाहिर है वो, उसको तो पता है कि ये बात कहाँ से बोल रहा है ये बंदा, यानी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा था जैसा। तो वो जब आप किसी को बताने की कोशिश करते हैं तो लोग बोलते हैं कि इन लोगों का तो दिमाग खराब है, ये तो हर वक्त अपनी साइकोलॉजी मोड में रहते हैं और हर बात में साइकोलॉजी को ले आते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा देखने का नजरिया बदल जाता है, और फिर आप जो है वो हर किसी को आप अपनी बात नहीं समझा सकते। इसका सबसे बेहतर हल यही है कि वो सारे साइकोलॉजिस्ट मेरी तरह के जो हर वक्त ही
अपने इन बीच में ले आते हैं, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को एडवाइस करें जो एडवाइस चाहते हैं, हर किसी को जो है ना वो ना करें, यही बेहतर है। ठीक है, ठीक है। हाँ अच्छा सना, मुझे ये तो थी उससे पहले की बात कि साइकोलॉजी पढ़ने से पहले लोग आपको कहना शुरू कर देते हैं कि ये ना पढ़ना लोग आधे पागल हो जाते हैं। एक इसके बाद की भी बात बहुत सुनने को मिलती है कि फर्ज करें हम कहीं गुस्सा हो रहे हैं, हम कहीं खफा हो रहे हैं किसी से, हम कहीं उदास हो गए, तो लोग हमें कहना शुरू कर देते हैं या वालदेन ही कहना शुरू कर देते हैं, ले तू तो साइकोलॉजी पढ़ी है, वो अपना इलाज नहीं कर हाँ सकती थी तो दूसरे ने कितों करना है, उन्होंने किਵੇਂ करना है, तुम तुम्हारे नफ्सियात हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए तुमने इन चीजों को कैसे कॉप अप करना है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक गलत चीज है? क्या साइकोलॉजिस्ट इंसान नहीं होते या उनके कोई इमोशंस नहीं होते? हाँ जाहिर है, जैसे कि एक हार्ट सर्जन को भी हार्ट डिजीज तो लग सकती है, जैसे कि ईएनटी जो होते हैं उनको ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, क्योंकि वो ऐसे पेशेंट्स को देखते रहते हैं जो कि इसी मसले के साथ आते हैं, तो उनको ज्यादा चांसेस होते हैं, वो ज्यादा रिस्क पे होते हैं। इसी तरह जब आप सारा दिन लोगों के नफ्सियाती मसले सुनते रहते हो तो ज्यादा आप पे चांसेस हैं कि आप उसमें, जैसे कि एक आर्टिस्ट है जो ड्रामा एक्टर है, वो जब कोई एक्टिंग करता है तो वो उसमें इतना खुब जाता है वो कि जब वो बाहर आता है तो उसकी अपनी थोड़ी सी स्टेट जो है वो हिली होती है। तो इसी तरह जब आप सारा दिन लोगों के मसले मसाइल सुनते रहोगे और आप फिर सोसाइटी को भी दूसरी नजर से देखना शुरू कर देते हो ना, क्योंकि आपके पास 100 तरह के लोग आने हैं और उनके साथ 100 तरह के मसले होने हैं, तो आपको समझ में आता है कि पता नहीं दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और आप फिर थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपका हो जाता है और आप चीजों को डिफरेंटली सोचना शुरू कर देते हो। तो फिर जाहिर है कि आप, लेकिन ये तो बात सही है कि हर किसी को, मेरा ख्याल है कि पता होता है साइकोलॉजिस्ट को कि मैंने इससे कैसे बाहर आना है, और अगर उसको नहीं खुद समझ आई तो वो अपने किसी सुपरवाइजर से या इंस्ट्रक्टर से, जो उसको लगता है कि मेरे से ज्यादा मुझे अच्छी तरह समझ सकता है या मेरी थेरेपी से ज्यादा इसको होती है, तो वो उनसे कर लेते हैं राब्ता और उससे कर लेते हैं डील। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब एक दफा बंदा इस उसमें आ जाता है तो फिर वो हर किसी को नहीं अपना रोना सुना सकता कि मेरे साथ ये मसला है, उसको भी किसी ऐसे ही बंदे को सिखाना है जो उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सना, लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए इससे भी घबराते हैं कि कहीं उनको लेबल ना लग जाए कि ये बंदा पागल है। क्या साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ सवेर लोग जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट दुनिया जिंदगी के मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल्स के और पर्सपेक्टिव्स को भी डील करते हैं? जिस तरह मैं बात करूँ ड्रग एडिक्ट्स की, इसके अलावा मैं बात करूँ मैरिज काउंसलिंग की, तो लोगों को, क्या लोग इस चीज के लिए भी एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ जी बिल्कुल, मैरिज काउंसलिंग के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कपल थेरेपी होता है उसमें सब कुछ आ जाता है कर, लेकिन ये भी एक ऐसा नहीं है कि जनरल तौर पे हर साइकोलॉजिस्ट ही डील कर रहा है, स्पेसिफिकेशन होती है। अगर आपके साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो इसमें कोई उसने किया हुआ है तो फिर आप उसको पूछ लें मैरिज काउंसलिंग से पहले कि आप मैरिज काउंसलिंग करती हैं, क्योंकि वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, उसमें जाहिर सी बात है आपने फिर उसकी सेक्सुअल लाइफ भी डिस्कस करनी है, और अगर कोई ऐसा इशू है तो यूनिक या फिर जो एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं वो है तो वो भी वो जाहिर है देखेंगे। और वो भी फिर जाहिर है कि आपको पहले पूछना है साइकोलॉजिस्ट से कि आपकी ये फील्ड है या नहीं है, या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ही आप जो है वो उसके पास स्पेसिफिकेशन होती है। जिस तरह फिजिकल में कोई दिल का मरीज होता है, दिल का डॉक्टर होता है, कोई जो है वो क्या कहते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, इसी तरह साइकोलॉजी में भी मुख्तलिफ फील्ड है, कोई मैरिज काउंसलिंग स्पेशलिस्ट है, कोई बाइपोलर स्पेशलिस्ट है, कोई डिप्रेशन स्पेशलिस्ट है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो आपने सही कहा कि लोगों को इससे पहले उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा जो आपने ड्रग एडिक्ट्स का पूछा है उसका भी जाहिर है कि सोसाइटी में ये समझा जाता है कि किसी बुरी कंपनी थी या उसको इस वजह से जो है वो कोई इंसान जो है वो नशे की तरफ लग गया, लेकिन जाहिर है वो बुरी कंपनी उस पर कैसे असरअंदाज हुई, ये क्यों असरअंदाज हुई, ये भी एक चीज है, ये ही मेन वजह है जिसको जो है वो जब आप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लेकर जाते हैं अपने उसको एडिक्शन के पेशेंट को, तो फिर वो पहले तो ये है कि उसका लेवल उस पर लेकर आया जाता है मेडिसिन के थ्रू ही कि उसके जो बॉडी है उसमें से जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जो भी वो नशा कर रहा था उसको छोड़ने के बाद जो उसके फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं उनको पहले तो मेडिसिन से स्टेबलाइज किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी थेरेपीज की जाती हैं कि जो वजह थी, जो बिहेवियर्स थे जिनकी वजह से वो ये कर रहा था, जो नेगेटिव बिलीव्स थे जिनकी वजह से वो ये कर रहा था, उनको चेंज किया जाता है। फिर उसको ये सिखाया जाता है कि सेल्फ कंट्रोल कैसे करे, क्रेविंग्स अगर उसको हो रही हैं चीजों को देख के तो उनको कैसे वो डील करे। तो जाहिर सी बात है कि हर सिर्फ वो जैसे आपने कहा कि सिर्फ सिवियर चीजें ही नहीं, हर तरह की जो वो है
उनको देखा जाता है इस फील्ड में। अच्छा सना, एक और चीज बताइएगा, ये तो हमने ड्रग एडिक्ट्स के बारे में बात की कि ड्रग एडिक्शन के पेशेंट को किस तरह डील किया जाता है। अच्छा, अभी आपने बात की कि उनको मेडिसिन के जरिए जो है वो उनके लेवल पे लाया जाता है, नीचे लाया जाता है, तो क्या साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? हाँ जी, साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और इसकी कुछ वो हैं लिमिटेशंस हैं। पहली बात तो ये है कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में तो उसको प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है, लेकिन न्यू मैक्सिको में जो है वो ये पास हुआ था, मेरा ख्याल है 2004 में या इस तरह के करीब। तो बेसिकली उसके लिए ये है कि आप पहले आपकी पीएचडी हो, यानी कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपकी पीएचडी हो, पीएचडी के बाद आपने जो है वो फार्माकोलॉजी, न्यूरो फार्माकोलॉजी में मास्टर्स किया हो, और उसके बाद वो आपको कुछ ट्रेनिंग्स देते हैं और फिर सर्टिफिकेट्स देते हैं और आपको किसी डॉक्टर के अंडर कुछ ऐसा काम करना पड़ता है। उसके बाद वो आपको लाइसेंस देते हैं कि हाँ अब आप इंडिपेंडेंटली मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो मेडिसिन जो हैं वो सिर्फ मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड होती हैं। तो वो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि फिलहाल पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। न्यू मैक्सिको में फार्माकोलॉजी पढ़ने हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और 65 मेरा ख्याल है इस 2011 में या 16 में 65 उन्होंने जो है वो प्रिस्क्राइबिंग साइकोलॉजिस्ट को लाइसेंस दिया था कि ये कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच सना आपके टाइम के लिए। आपसे एक आखिरी सवाल और फिर आपसे इजाजत चाहेंगे, और वो आखिरी सवाल ये है कि अगर आप माहिर नफ्सियात ना होती तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करती, और आपने साइकोलॉजी क्यों पढ़ी, और आपने क्यों सोचा कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए? माहिर नफ्सियात में ना होती तो फिर मैं क्या होती, फिर मैं कोई या आप माहिर नफ्सियात ही होती? हाँ, मेरा ख्याल है कि मैं बचपन में तो मैं बहुत सोचती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि वो हमें सोचने पे मजबूर कर दिया जाता था कि डॉक्टर ही बनना है। लेकिन ये है कि मैं नहीं डॉक्टर बन सकती थी कभी भी, क्योंकि मैं किसी का जख्म और किसी का खून नहीं मैं देख सकती। लेकिन ये है कि हाँ, सोचा मैंने इस तरह से कि मैं, मेरा ख्याल है 9th में या मैट्रिक में थी तो एक ड्रामा आता था, वो सॉरी मॉर्निंग शो लगता था, मॉर्निंग विद फराह, उसमें डॉक्टर सदाकत आते थे जो साइकेट्रिस्ट थे। अच्छा, अच्छा। तो वो उनकी बातें सुन के जो है वो मैं थोड़ा सा ये सोचा कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि डॉक्टर्स भी बन सकते हैं या हॉस्पिटल में भी बैठ सकते हैं, लेकिन बस मुझे ये मैं सोचती थी कि मैंने अपने बारे में सर्च करना है कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ या मैं ऐसा क्यों करती हूँ। इसलिए मैंने फिर ये सोचा, और वो फिर रह गया बीच में कहीं अपना मसला सॉल्व नहीं हुआ। ऐसा ही है। ठीक है सना, थैंक यू वेरी मच। साइकोलॉजी एक अच्छा फील्ड है, ये आपको लोगों के रवैयों के बारे में तो सिखाता ही है, लेकिन अगर आप अपनी फील्ड में एक, वो कहते हैं ना, एक खिदमत खल्क के तौर पर भी काम करते हैं, आप लोगों को सुनते हैं, आपके लिए ये भी एक नेकी है, किसी को सुनना भी एक नेकी है, तो ये एक अच्छी फील्ड है। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैच करनी चाहिए इस फील्ड में एंटर होने के लिए। अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी फील्ड में आने के लिए और एक साइकोलॉजिस्ट के लिए। बहुत शुक्रिया सनम, आपने हमें आज फिर टाइम दिया और इतनी सारी खूबसूरत बातें की हमने आपके साथ। सना अपना भी यूट्यूब चैनल एक रन कर रही हैं, और सना ने पिछले दिनों एक वीडियो भी लगाई थी सेल्फ क्रिटिसिज्म पर, जिसे बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया। तो सना की वो वीडियो सना के चैनल पर जरूर देखिएगा, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ऊपर टैग्स में भी आपको हमारा जो है सना की इस चैनल का जो लिंक है वो आपको आ रहा होगा। उस वीडियो को जरूर देखें और देखें आप क्या बनना चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, और आप पर क्रिटिसिज्म होता है तो आपको उसके साथ किस तरह से कॉप अप करना है। सना बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगली मुलाकात के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगी। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।